हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर, जहां हमने सारी यूनिट्स का क्रमबद्ध तरीके से रिवीजन किया। कल मैं आप सबके बीच में नहीं आ पाया क्योंकि जो गर्दन का दर्द है ये बहुत उच्च स्तर पर था। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्लास को कैसे हैंडल करूं। इस कारण से क्लास नहीं ले पाया। आज भी स्थिति थोड़ी सी नाजुक है, लेकिन फिर भी मैं अभी एडमिट कार्ड आ चुके हैं तो आपके सबके सामने आने से नहीं रोक पाया खुद को। आज हम एक स्पेशल क्लास में कुछ स्पेशल फैक्ट्स हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें यूनिट 10 के कुछ खास पॉइंट्स को हम कवर करेंगे। बहुत सारी बातें नहीं करूं क्योंकि मुझे स्पेशली डॉक्टर ने कहा है कि 1 घंटे से आधे घंटे से ज्यादा की क्लास नहीं लेनी है। तो फटाफट हम अपनी मूल क्लास पे ही आ जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग ने एडमिट कार्ड निकाल लिया होगा। अपना एडमिट कार्ड निकाल करके उसको अच्छे से प्रिंट कर लीजिएगा। हम स्पेशली गूगल मीट के माध्यम से इस टॉपिक पर अलग से बात कर लेंगे। चलिए क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले भगवान श्री गणेश को याद कर लें। भगवान श्री गणेश को याद करते हुए श्री गणेशाय नमः बोलते हुए और मेरे शिक्षक सुरेश पटेल सर को याद करते हुए मूल विषय पर आता हूँ। इस क्लास में मैं आपको 50 ऐसे फैक्ट्स बताने वाला हूँ, ऐसे विषयों पर हम बात करने वाले हैं जो मेरी नजर में पूरी एग्जाम का फोकस पॉइंट हो सकते हैं। ये फैक्ट्स जो इस क्लास में मैं आप सबको पढ़ाऊंगा वो जनजाति से रिलेटेड जो कॉम्पिटिशन्स हुए हैं मध्य प्रदेश शासन द्वारा आयोजित, उनसे लिए गए फैक्ट्स हैं। पूरी तरह शासन की जो वेबसाइट है, शासन के जो डाटा है, वहां से चेक करके ही आपको पढ़ाया जा रहा है। तो कुछ स्पेशल कीवर्ड्स मैं आपको देना चाहता हूं। चलिए उन कीवर्ड्स की बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है डांडिया नृत्य। डांडिया नृत्य के बारे में याद रखना है, ये कोरकू जनजाति से संबंधित है। किससे संबंधित है? कोरकू जनजाति से। तो देखो, अगर कोई हमारा काम नहीं करता है, क्या आप सभी को आवाज बहुत अच्छे से आ रही है? अगर आप सभी को आवाज प्रॉपर आ रही है तो मुझे एक बार कमेंट करके बता दे, ताकि मैं समझ जाऊं कि सब क्लियर है। वॉइस और वीडियो में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गर्दन के दर्द के बाद हम इस विषय पर फोकस कर रहे हैं। थोड़ा सा मेरे लिए कठिन कार्य है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन ठीक है, समय के साथ सब सॉल्व हो जाएगा। 1-2 दिन में सब ठीक हो जाएगा। डांडिया नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो संबंधित है ये कोरकू जनजाति से। याद कैसे करोगे? तो अगर हम किसी को कुछ काम करने के लिए बोलते हैं और वो नहीं करता तो हम डंडे से मारते हैं। तो डंडे से हम कब मारते हैं? जब कोई हमारा काम नहीं करता। तो काम नहीं करेगा तो हम डंडे से मारेंगे, है ना। याद रखना इस पॉइंट को। इसके बारे में खास बात है कि यह दिवाली पर यह नृत्य किया जाता है। कोरकू समुदाय की एक उपजाति है डांडिया। तो ये डांडिया किसकी उपजाति है? ये कुछ खास फैक्ट्स जो मुझे आपको बताने थे एग्जाम पे फोकस करते हुए, वो मैं फोकस कर रहा हूँ। तो डांडिया नृत्य किससे संबंधित है? कोरकू जनजाति से। डांडिया जनजाति किसकी उपजाति है? तो डांडिया जो है वो कोरकू की उपजाति है। ये जब किया जाता है नृत्य, तो भैंस के सींग से बनी हुई एक स्पेशल, भैंस के सींग की बनी हुई एक अनोखी ध्वनि करने वाली एक यंत्र होता है इस जनजाति द्वारा। उसको हम एक सिंगी या सिंगी कहा जाता है, क्योंकि भैंस के सींग से बनाई जाती है। तो सींग से इस आकार की बनाई जाने वाली सिंगी जो है वो इस डांडिया नृत्य में आवाज करने के लिए उपयोग की जाती है। वहां से जैसे वो भैंस की आवाज, भैंस के सींग की आवाज जो है निकलती है, वहां से नृत्य शुरू होता है। साथ में थाप और घुघड़ू, घुघड़ू का मतलब होता है बांसुरी की धुन पर डांडिया जनजाति के लोग नृत्य करते हैं। तो ये हमें बहुत खास कुछ विशेष पॉइंट जो आपके सामने रखने थे वो रखे। ऐसे ही मैं आपके सामने 50 फैक्ट रखने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं, दूसरे वाले पॉइंट पर चले। डांडिया नृत्य आपको समझ में आ गया होगा। तो ढूंढना किसको है? जो काम करे उसको ढूंढना है। तो डांडिया मतलब ढूंढना। तो ढूंढना किसको है? जो काम करे। तो ढूंढिया नृत्य कोरकू जनजाति के लोगों को ढूंढना है। और यहाँ पर भैंस के सींग की सिंगी जो है उसका उपयोग किया जाता है। साथ में थापा और घुघड़ू भी, और ये दिवाली के अवसर पर किया जा रहा है। ठीक है, अगले वाले पॉइंट पर आते हैं। जनजातीय लोक में एक विशेष पॉइंट है मंडो।
मंडो क्या होता है? तो मंडो जो है ये एक स्पेशल परंपरा है। कोरकू जनजाति के जो लोग होते हैं, कोरकू जनजाति के लोग में जब कोई भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी मृत्यु के बाद उसका एक प्रतीक चिन्ह बनाया जाता है लकड़ी, सीमेंट आदि का, जिसे हम मंडो कहते हैं। और उस समय एक सिडोला नाम की प्रथा की जाती है। तो दो अलग अलग पॉइंट है, सिडोला एक प्रथा है और मंडो एक वस्तु है। तो मंडो किसी मरने वाले व्यक्ति की याद में बनाया जाता है। सिडोला प्रथा के दिन 3-4 जो प्रमुख 5-10 परिवार है वो इकट्ठा होकर के सिडोला एक रस्म होती है। तो मंडो स्थापित करने के लिए जो रस्म की जाती है उसे सिडोला कहते हैं। यहाँ पर उस परिवार के लोग दारू पीते हैं जिसे सिडू कहते हैं और एक दूसरे को गाली दे करके संबोधित करते हुए मंडो नाम की जो चीज है जो कि उस व्यक्ति के मरे हुए व्यक्ति की याद में बनाई गई है उसे स्थापित किया जाता है। तो मंडो का संबंध किससे है? तो मंडो का संबंध कोरकू जनजाति से है। सिडोला रस्म किस जनजाति से संबंधित है? तो कोरकू जनजाति से संबंधित है। अपने दिमाग में ये सेट कर लेना है आपको। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ताप्ती महोत्सव अभी कुछ दिन पहले मनाया गया। तो ताप्ती महोत्सव कहाँ मनाया जाएगा? ताप्ती महोत्सव मुल्ताई में मनाया गया। और मुल्ताई कहाँ पर है? मुल्ताई बैतूल जिले में है। यहाँ से आपको 2-3 बातें याद करनी है कि ताप्ती महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। बहुत सरल सा पॉइंट है। इसका आयोजन मुल्ताई में भारत के मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक विभाग द्वारा किया गया था आयोजन। इस नृत्य में बधाई या इस जगह पर बधाई नृत्य की प्रस्तुति दी गई। तो एक कलाकार का नाम याद रखना, नदीम रहीम। नदीम रहीम दिखाई दे रहा है आपको? नदीम रहीम का संबंध किस नृत्य से है? तो बधाई जो नृत्य है या बधाई लोक नृत्य जो है, बधाई किस जनजाति से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो बुंदेलखंड से संबंधित है। वहां पर बधाई नृत्य का करवाया जाता है, किया जाता है। नदीम रहीम का संबंध किस नृत्य से है? तो इनका बधाई नृत्य से संबंध है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। कंगन, देखो ये क्या है? तो कंगन परंपरा किस जनजाति से संबंधित है? क्या है ये? जो जनजाति संग्रहालय मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश के भोपाल में जो आदिवासी संग्रहालय है वहां पर इस बार एक बहुत बड़ा कंगन, ये आपको फोटो में दिखाई दे रहा होगा, एक बहुत बड़ा कंगन बना करके रखा गया ताकि जो जनजाति की संस्कृति है उसके बारे में प्रचार किया जा सके। तो जनजाति की संस्कृति से संबंधित कंगन परंपरा किस जनजाति की है? तो कंगन परंपरा जो है वो गोंड जनजाति से संबंधित है। याद रखिएगा, गोंड जनजाति में वर वधु के जीवन में कठिनाई और संघर्ष का प्रतीक माना जाता है कंगन को। और स्पेशल अलग अलग त्योहारों के रूप में कंगन परंपरा गोंड जनजाति में निभाई जाती है। तो कंगन बुआई जो है उसके समय भी पहने जाते हैं, उर्वरता की देवी के प्रतीक के रूप में भी पहने जाते हैं, जब फसल पकती है तब भी पहने जाते हैं। कंगन समारोह भी किस जनजाति से संबंधित है? तो सब में जब भी ये कंगन शब्द आएगा तो आपको याद रखना है गोंड जनजाति से संबंधित है। तो कंगन जो है इसको हम क्या कर लेते हैं? कंगना कर लेते हैं ना, कंगना रनौत वाला कंगना। तो कंगना रनौत है, रनौत है, रनौत मतलब रन करती है, रन मतलब भागना हो जाता है, भागना को इंग्लिश में गो भी कहते हैं। कनेक्ट करवा रहा हूं मैं आपको कि कंगन प्रथा किस जनजाति की है? गौड़ जनजाति की है। आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। एक सामने आपके लिखा हुआ है नौरता नृत्य। नौरता नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? नौरता नृत्य बुंदेलखंड से संबंधित है। तो ये पॉइंट याद रखना है कि नौरता नृत्य किससे संबंधित है? बुंदेलखंड से संबंधित है। तो कैसे याद रखोगे आपकी नौरता जो है ना, वो बुंदेलखंड से संबंधित है। तो बुंदेलखंड से
संबंधित को हम यहाँ बंदे बंदे कर लेते हैं और यहाँ क्या कर लेते हैं, नौरता नौरता। तो नौर नौर मतलब कि और कौन करता है, तो जो बंदा होता है ना, भगवान का बंदा होता है, तो और करता है, तो बंदा जो है वो और करता है, नौर नौर करता है, तो नौरता जो है वो बुंदेलखंड से संबंधित परंपरा हो जाती है। ये हो सकता है आपको याद था, मैं इसके अंदर की बात बताता हूँ। अभी मध्य प्रदेश में नौरता नृत्य आयोजित किया गया था और बड़े स्तर पर आयोजित किया था मध्य प्रदेश सरकार ने। इसमें क्या हुआ, इसमें होता क्या है, जो अविवाहित महिलाएं होती हैं, अविवाहित जो लड़कियां होती हैं वो इस नृत्य को करती हैं। याद रखना, अविवाहित महिलाएं या लड़कियां इस नृत्य को करती हैं और इस इच्छा से कि जब वो इस नृत्य में भाग लेंगी तो भगवान उनकी मनोकामना पूरी करेंगे। सर पे मटकी रखना इस नृत्य की एकदम पूर्ण विशेषता होती है। लहंगा चुनरी पहन करके ये नवरात्रि के समय किया जाता है। तो नौरता नवरात्रि के समय किया जाता है, पहला पॉइंट। कुंवारी लड़कियों द्वारा किया जाता है, दूसरा पॉइंट। और बुंदेलखंड की परंपरा है, तीसरा पॉइंट। ये तीनों महत्वपूर्ण पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। नौरता नवरात्रि में होता है, कुंवारी लड़कियां करती हैं और बुंदेलखंड की ये परंपरा है। आगे बढ़ते हैं। आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा एक प्रश्न पूछा गया है, एक कंपटीशन होता है मध्य प्रदेश शासन का, बूझो तो जाने। वहां से कुछ प्रश्न स्पेशली जनजाति से रिलेटेड पूछे गए जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। निम्न में से कौन सी जनजाति रावण के पुत्र मेघनाथ की पूजा करती है? आप सबको पता है कि कोरकू जनजाति जो है वो रावण के बेटे मेघनाथ की और रावण की पूजा करती है। तो मेघनाथ की पूजा करने वाली जनजाति है कोरकू जनजाति। ये क्यों करती है? और इससे रिलेटेड एक पॉइंट और कि ये जो खंबा दिखाई दे रहा है इसे मेघनाथ खंब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेघनाथ खंब कहा जाता है। तो मेघनाथ खंब जो है वो हर एक गांव में बनाया जाता है। किस जनजाति के गांव में? कोरकू के गांव में। तो कोरकू के गांव में रावण या दशहरे के दिन कोरकू जनजाति के लोग मेघनाथ खंब की पूजा करते हैं। ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। दशहरे के समय पूजा अर्चना की जाती है। ये किस जनजाति का है? ये कोरकू जनजाति का है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। सेरा नृत्य। सेरा नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो ये जनजाति का नहीं है, बुंदेलखंड से है। बुंदेलखंड का सेरा नृत्य। सेरा नृत्य जो है इसके बारे में खास बातें हमें याद रखनी है। ये कब किया जाता है? तो ये कब किया जाता है? तो ये गुजरिया के टाइम किया जाता है। जब गुजरिया होता है तो गुजरिया के अवसर पर एक तो सेरा गीत भी गाया जाता है और सेरा नृत्य भी किया जाता है। सेरा गीत भी है और सेरा नृत्य भी है और दोनों के दोनों बुंदेलखंड से संबंधित हैं। आपको याद रखना है। तो बुंदेलखंड में अब यहाँ मूल इंपॉर्टेंट बात पर आते हैं। इस समय डांडिया खेलते हैं। तो जैसे कि हम लोग नवरात्रि में डांडिया खेलते हैं, बुंदेलखंड के लोग या बुंदेलखंडी परंपरा के अनुसार सेना नृत्य में डांडिया खेला जाता है। तो डांडिया खेलने वाला कौन सा जनजाति या किस क्षेत्र में नवरात्रि के समय डांडिया के स्थान पर सेना नृत्य किया जाता है? तो बुंदेलखंड में ये नृत्य किया जाता है। बुजारियों के अवसर पर या गुजरिया के अवसर पर ऐसा किया जाता है। ठीक है, ये पॉइंट हमारे दिमाग में सेट रहे। आगे बढ़ते हैं। बुनकरों का रहवा समाज मध्य प्रदेश के किस शहर में है? आपको ये बताना है कि बुनकर जो है या जो महेश्वरी साड़ी बनाने वाले लोग हैं वो किस जाति के होते हैं? तो वो रहवा जो जाति है उसके या रहवा समाज के लोग होते हैं। तो रहवा समाज के लोग अगर महेश्वरी साड़ी बनाते हैं तो कहाँ रहते होंगे? महेश्वर में रहते होंगे। और अब आपको बताना है कौन सा जिला? तो ये खरगोन जिले का है। मैं क्वेश्चंस निकाला हूँ, बूझो तो जाने इस कंपटीशन होता है वहां से आपके सामने है। ये रहवा समाज जो है वो महेश्वर से संबंधित है, खरगोन जिले से संबंधित है। अब आपको क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में करना है कि जो अहिल्याबाई सम्मान है, सॉरी पद्मश्री सम्मान है, वो किस एक महिला को मिला है जिनके नाम के पीछे होलकर लगा हुआ है, जिनको इस बार पद्मश्री सम्मान भी मिला। तो इस रहेवा समाज के उद्धार के लिए या जो महेश्वरी साड़ी है उसके पुनर्जीवन देने के लिए किस महिला को मिला? शैली होलकर को। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं।
गढ़कुठार महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, गढ़कुठार महोत्सव। ये सब है ना जनजाति से रिलेटेड, जो मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जनसंपर्क के तौर पर जो प्रचार प्रसार के लिए उपयोग की गई सामग्री, वहां से निकाला है। तो आपको याद रखना है, गढ़कुठार महोत्सव जो है एक महाराजा खेतड़ा है, महाराजा खेर सिंह या खेत सिंह। तो महाराजा खेत सिंह के जन्म दिवस के अवसर पर हमेशा निवाड़ी जिले में एक उत्सव मनाया जाता है, जिसको हम गढ़कुठार उत्सव कहते हैं। 3 पॉइंट हो गए। गढ़कुठार उत्सव किस क्षेत्र में मनाया जाता है? तो निवाड़ी किस जिले में पड़ता है ये बताने की जरूरत नहीं है। किस व्यक्ति की जन्म शताब्दी के रूप में मनाया जाता है? तो महाराजा खेत सिंह खंगार की जयंती पर मनाया जाता है, ये याद रखना। कहां पर मनाया जाता है? निवाड़ी में मनाया जाता है। ऐसा ही एक उत्सव होता है इंदल। अब आप लोग बताएंगे कि इंदल उत्सव किस जनजाति से संबंधित है? तो इंदल जो है वो भीलों से संबंधित एक त्योहार है और इंदल बड़वानी में मनाया जाता है। तो बड़वानी जिले में जब लोगों की मनोती या मन्नत पूरी होती है तो एक विशेष दिन, एक उत्सव मनाया जाता है, जिसको हम इंदल कहते हैं। तो भील जनजाति से संबंधित है, बड़वानी जिले में मनाया जाता है और मनोती पूर्ण होने पर, मान्यताएं पूर्ण होने पर ये उत्सव मनाया जाता है। आपको ये याद रखना है। और ये माता जी का उत्सव है। वैसे तो इंदल मतलब कि इंद्रदेव या नरसिंह भगवान के अवतार के रूप में पूजा जाता है, लेकिन यहाँ मुख्य रूप से आपको याद रखना है, इंदल देव मंदिर कहाँ पर है? बड़वानी में। वहीं पर इसका बड़ा सा उत्सव मनाया जाता है। और आगे बढ़ते हैं, आपको ठिमराई नृत्य याद रखना है। ठिमराई नृत्य, अब ये ठिमराई नृत्य क्या है भैया? तो ठिमराई नृत्य किस क्षेत्र का है? सबको याद है कि राई और ठिमराई सब बुंदेलखंड का है ना। तो बुंदेलखंड का ठिमराई है, ये तो सबको याद था। इसके आगे की बात आप सुनिए। ठिमराई नृत्य जो है वो ढिमर जाति के लोग, कौन सी जाति के लोग करते हैं? ढिमर जाति के लोग करते हैं, इसलिए इसे ढिमराई कहते हैं। यह एक पुरुष प्रधान नृत्य होता है। कौन सा प्रधान? पुरुष प्रधान नृत्य होता है। महिलाएं इसमें पुरुष का रूप धारण, या महिलाएं जो है वो पुरुष के रूप में, इसमें महिलाएं भी इसमें भाग ले सकती है, लेकिन पुरुष की भूमिका निभाएगी। आपको ये याद रखना है। थोड़ा बड़े स्तर पर हुआ मध्य प्रदेश में, इसलिए मैं इसे पढ़ा रहा हूँ। जैसे हमारा बाकी के नृत्य होते हैं, वैसे ही ठिमर जाति के लोग इस नृत्य को करते हैं। और ऐसी मान्यता है कि ठिमर जाति के लोग शाम के समय जब दिन भर खेत में या पशु चारण का काम करते हैं, तो अपनी थकान दूर करने के लिए ठिमराई नृत्य का उपयोग करते हैं। थकान दूर करने वाला नृत्य ठिमर जाति द्वारा किया जाता है, ठिमराई नृत्य। अगला बूझो तो जाने में एक पॉइंट था, क्या था? आपके सामने है जोधैया बाई। तो जोधैया बाई किस जनजाति से संबंधित है? बेगा जनजाति से संबंधित है। किस जिले की निवासी है? उमरिया की है। किस जनजातीय कलाकार का निधन हो गया? तो बेगा जनजाति की जोधैया बाई का निधन हो गया। ये बेगा चित्रकार रही हैं। 2023 में इनको पद्मश्री मिला और 2024 में दिसंबर के मिड में, दिसंबर मध्य मतलब 15 दिसंबर 2024 को इनका निधन हो गया। ये पॉइंट आप याद रखना। किस दिवंगत जोधैया बाई का संबंध किस समुदाय से था? तो बेगा जनजाति से संबंध है इनका, बहुत महत्वपूर्ण है, आपको ये याद रखना है। अगले पॉइंट पे चलते हैं, तानसेन समारोह। तानसेन समारोह की इस बार 100वीं जयंती मनाई गई, या 100वां जो है वो तानसेन समारोह आयोजित किया गया। तानसेन समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ग्वालियर में आयोजित किया जाता है। ये तो बड़ा सिंपल प्रश्न है। इस ग्वालियर में आयोजित तानसेन समारोह में याद रखना 1286 तबला वादकों ने क्या करने वाले? तबला वादकों ने एक साथ तबला बजाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम शामिल किया। कितने लोग थे? 1286 1286 में एक साथ तबला बजाया था। ये भी याद रखना, क्या बजाया था? तबला। तानसेन सम्मान किसे दिया गया? तानसेन सम्मान स्वपन चौधरी को दिया गया। किसे दिया गया? सपनों में आने वाले चौधरी को, है ना। तो जो तन मन की बात करते हैं वो सपनों में नहीं आते, तो तानसेन सम्मान जो है वो स्वपन चौधरी को दिया गया।
एक और पॉइंट बता दो, राजा मानसिंह तोमर सम्मान भी ग्वालियर में ही होता है, और ये किसे दिया गया 2023 वाला, तो ये इंदौर की एक संस्था है जिसका नाम है सानंद न्यास, इसे दिया गया है। तो दो बातें याद रखना, तानसेन और तोमर, तानसेन और तोमर में कंफ्यूज नहीं हो जाना। तानसेन सम्मान जो है वो 100वां था, कब हुआ 2024 में दिसंबर महीने में, कहां हुआ ग्वालियर में, क्या बना, तो एक रिकॉर्ड बनाया गया। तानसेन के आगे बात करूंगा कि तानसेन पे भी एक प्रश्न इन्होंने बनाया हुआ है, मैं आगे बात करूंगा। अगला हमने राई नृत्य की भी बात की, ठिमराई नृत्य की बात की, तो राई और ठिमराई नृत्य हमें दोनों याद रखना है, बुंदेलखंड से संबंधित है। इस नृत्य की मूल विशेषता है कि ये हर समय किया जा सकता है, विवाह के अवसर पर, जन्म के अवसर पर, ये इसकी मूल व्यवस्था है। तो इस पर भी बहुत काम हुआ या इसका प्रदर्शन सांस्कृतिक त्योहारों में किया गया। अब फिर से तानसेन की बात कर रहा हूं, प्रश्न क्या है, सुर सम्राट तानसेन ने किस राग की रचना की थी? राग भैरव, राग केदार, राग मल्हार, राग भूपाली। तो इसमें से जो 2 पॉइंट है, राग भैरव और राग मल्हार, इन दोनों की रचना इनके द्वारा की गई। लेकिन आपको स्पेशली ये पॉइंट याद हो कि इन्होंने राग मेघ, मेघ मतलब की बादल, राग मेघ, राग बसंत, राग सोरठा, गोंड मल्हार, भेरवा, बड़हंस, सारंग, गौरी, बेसकार, यमन, कल्याण और बिहाम, ये सब याद नहीं रह पाएंगे तो केवल 4 बता देता हूं, राग भैरव, राग मल्हार, राग बसंत और मेघ एक साथ में याद रख लेना, और राग यमन। इन 4 रागों की रचना या इन 4 रागों की शुरुआत जो है वो तानसेन द्वारा की गई थी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि उस कंपटीशन में भी पूछा गया था। आपको राग यमन याद करना है, राग भैरव याद करना है, राग मल्हार याद करना है और राग मेघ याद करना है। इन्होंने कुछ किताबें भी लिखी थी, आप उनके नाम भी याद रखना। राग माला, क्या लिखा इन्होंने? राग माला। एक लिखा इन्होंने संगीत सार, क्या लिखा? संगीत सार। और एक लिखा गणेश स्तोत्रम, क्या लिखा? गणेश स्तोत्रम। ये 3 किताबें भी तानसेन द्वारा ही लिखी गई है। तो मुझे लग रहा है तानसेन उत्सव मनाया गया, इसलिए इस पर थोड़ी सी बातें या थोड़ा सा विशेष विचार होना चाहिए, इसलिए मैंने ये बता दिया। अगला है अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव। गीता महोत्सव कहां पर आयोजित किया जाता है हर साल परमानेंटली? तो आपको याद हो कि कुरुक्षेत्र में आयोजित किया जाता है। और कुरुक्षेत्र कहां पर है? हरियाणा में। हरियाणा में हर साल गीता महोत्सव होता है। लेकिन जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव कहां हुआ, तो मध्य प्रदेश में 2024 में 2 जगह इसका आयोजन हुआ। एक तो भोपाल में आयोजित हुआ, भोपाल जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है, और उज्जैन में भी इसका आयोजन किया गया है। तो उज्जैन और भोपाल दोनों जगह अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन इस बार किया गया है। आपको ये अच्छे से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। ये आपको दिख रहा होगा माड़िया खाम, ये शब्द लिखा हुआ है माड़िया खाम। माड़िया खाम, खाम शब्द का मतलब होता है खंभा, और माड़िया जनजाति है। तो माड़िया खाम किस से संबंधित है? माड़िया खाम एक मृत्यु स्तंभ है। क्या है ये? मृत्यु स्तंभ है, जो कि माड़िया जनजाति से ही संबंधित है। माड़िया एक जनजाति है, जिस जनजाति में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर एक खंबा बनाया जाता है, जिसे माड़िया खाम कहते हैं। तो माड़िया खाम माड़िया जनजाति के संबंध में है। इसे ही शॉर्टकट में कहीं कहीं पर मट खाम भी कह दिया जाता है। तो अगर एग्जामिनर होशियार बन के मट खाम पूछ ले या मट खामिया पूछ ले, तो भी आपको आंसर जो है वो माड़िया जनजाति ही करनी है। ये क्या करता है या इसमें क्या किया जाता है? तो इसकी मूल विशेषता है कि जो मर गया व्यक्ति है उसका जो भांजा होता है, कौन होता है? उसका भांजा, वो उस व्यक्ति के नाम से एक लकड़ी के तख्ते पर कुछ चित्र बनाता है, जो उस व्यक्ति की विशेषताएं होती है। उस व्यक्ति की अगर विशेषता रही कि वो टीचर रहा तो उसके टीचर के रूप में चित्र, अगर वह व्यक्ति जो है वो शिकारी रहा तो शिकारी के रूप में चित्र। तो ऐसे 2-4 चित्र बनाकर भांजे द्वारा इसको स्थापित किया जाता है। और साथ में उसके खेत,
कुल्हाड़ी, कुएं आदि के चित्र भी बना दिए जाते हैं। खजुराहो नृत्य ने भी, हाँ बता दूंगा बच्चा, खजुराहो नृत्य भी आगे आ जाएगा। आरती ने कहा कि खजुराहो नृत्य में भी 1484 कथकों ने नृत्य करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, तो वो भी मैं आगे बता दूंगा बेटा। आगे काठी नृत्य, काठी नृत्य कहाँ हुआ इस बार आयोजित? यह काठी नृत्य जो है वो कहाँ किया जाता है? तो काठी नृत्य वैसे तो निमाड़ का है, और निमाड़ में जो 2-3 जिले आते हैं वहां इसका प्रचलन है, लेकिन सामान्यतः अभी हमें पता है कि महाशिवरात्रि पर जो मेला लगता है, शिवरात्रि पर जो मेला लगता है वो ओमकारेश्वर में लगता है। ओमकारेश्वर, ओमकारेश्वर जो है वो खंडवा जिले में पड़ता है, और यहाँ पर इसका बड़ा सा आयोजन किया गया। तो क्यों ना ऐसा कुछ पूछ लिया जाए, इसलिए मैं ये आपको पढ़ा रहा हूँ कि काठी नृत्य निमाड़ से संबंधित है। इस बार इसका अलग अलग निमाड़ क्षेत्र में इसका आयोजन किया जाता है, और यह भगवान शिव और पार्वती को प्रेजेंट करते हुए नृत्य किया जाता है। इसकी मूल विशेषता है एक प्रकार का कपड़े पहनना, जिन कपड़ों को कहा जाता है बागा, या कहीं कहीं पर उन्हें बाना भी कह दिया जाता है, और साथ में कमर पर एक विशेष वाद्य यंत्र टांगा जाता है जिसे ढाक कहते हैं। तो ढाक कमर पर बांधा जाता है। यहाँ आपको एक महिला दिख रही होगी, उसने कमर पर ढाक बांधा है और एक लाल रंग की ड्रेस पहनी हुई है जिसे बाना कहते हैं। आगे मैं एक बार बाना और बताऊंगा आप सब लोगों को। बाना जो है मैं फिर से आपको एक बार बताऊंगा। तो गौड़ जनजाति से भी संबंधित है ये। गौड़ जनजाति में जब बाना आएगा तो हम बोलेंगे ये एक वाद्य यंत्र है। क्या है ये? एक वाद्य यंत्र। और जब हम निमाड़ में कहेंगे बाना तो हम फिर आंसर करेंगे कि ये कपड़े हैं, एक प्रकार का विशेष आभूषण है जो कि निमाड़ क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। तो देवउठनी 11 से लेकर महाशिवरात्रि तक जो मेला लगता है उसमें इसका भव्य आयोजन इस बार किया गया, इसलिए ये बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। गुच्छू गुड़वा पारंपरिक खेल, एक बहुत स्पेशल खेल जिसे मध्य प्रदेश सरकार ने आगे बढ़ाने की कोशिश की। आपने सबने अपने क्षेत्र में एक सितोलिया खेला होगा, या फिर आपने अपने क्षेत्र में या अपने अपने अलग अलग क्षेत्र में डंडी मार वाला खेल खेला होगा। एक विशेष जनजाति है बेगा, और बेगा जनजाति में एक खेल खेला जाता है जिसे हम कहते हैं गुच्छू। क्या कहते हैं? गुच्छू गुड़वा। ये गुच्छू गुड़वा याद रखना। गुच्छू गुड़वा जो है, ये गुच्छू गुड़वा जो है बेगा जनजाति का एक खेल है। इसमें क्या किया जाता है? इसमें एक लकड़ी का डंडा होता है और कपड़े की एक गेंद बनाई जाती है। तो कपड़े की एक गेंद बनाकर जो लकड़ी का मोटा सा डंडा होता है, लकड़ी के डंडे से उसे मारा जाता है, और जब उसे मारा जाता है तो वो जितनी डिस्टेंस पर जाके गिरता है वहां से उस लकड़ी के डंडे से उसे नापा जाता है, और जो नापती होती है उसे रन कहते हैं। तो 1 रन 2 रन मिलते हैं। जिस टीम द्वारा ज्यादा रन बनाए जाते हैं उस टीम को हम जीतते हैं। और इसमें एक शब्द प्रयोग होता है जो बहुत स्पेशल है, रक्कू। एक शब्द याद रखना, रक्कू शब्द जब तक नहीं आ जाता, रक्कू शब्द का मतलब होता है रन। तो जब रन ज्यादा गिने जाते हैं तो उसे रक्कू कहते हैं। तो रक्कू शब्द जो है वो इस खेल की मूल जान है। 3 चीजें मैंने आपको बताई। गुच्छू गुड़वा किस जनजाति से संबंधित है? एक पारंपरिक खेल है जो कि बेगा जनजाति से संबंधित है। रक्कू शब्द किस खेल से है, किस जनजाति से संबंधित है? तो बेगा से संबंधित है। दिमाग में एक इमेज तैयार कर लो, जैसे हम सितोलिया खेलते हैं। सितोलिया में गेंद मार करके वो 4 चीजें जब गिराई जाती है, यहाँ पर एक डंडे से गेंद को मारकर दूर फेंका जाता है, रक्कू से उसकी गिनती की जाती है। तो ये गुच्छू गुड़वा बेगा जनजाति की एक पारंपरिक खेल है जो लगभग हॉकी और जो सितोलिया है उसका मिक्सचर है। इसे जनजाति का हॉकी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जनजाति का हॉकी कहा जाता है। ये हमें याद रखना है। तो जनजाति का हॉकी जो है वो किसे कहा जाता है? वो गुच्छू गुड़वा को कहा जाता है। एक पारंपरिक खेल है जो बेगा जनजाति से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। पागल देव खंबा, ये शब्द है पागल देव
खंबा। पागल देव खंबा किस जनजाति से संबंधित है? तो पागल देव जो है वो गौंड जनजाति से संबंधित है। किस जनजाति से संबंधित है? गौंड जनजाति से। अब ध्यान से समझना कि ये क्या है पागल देव खंबा या पागल देव, या इसी को सांकर देव खंबा भी कहते हैं, पागल देव खंबा भी कहते हैं। ये क्या है? तो मंडला क्षेत्र में गौंड समुदाय के में देवी देवताओं की कचहरी लगती है, जिसमें इस जनजाति के जो कुछ विशेष लोग होते हैं ना, जैसे भोपा और गुनिया, ये भोपा और गुनिया जो जिनके अंदर देवी देवता आते हैं, वो तंत्र मंत्र द्वारा लोगों का उपचार करते हैं। और माना जाता है कि शरीर में 7 चक्रों में से किसी एक में विकार उत्पन्न होने पर देवीय शक्ति द्वारा उसका उपचार किया जा सकता है। और उपचार करने के लिए जो एक विशेष मेले सी संरचना बनी है इस जनजाति में, गौंड जनजाति में, जिसे पागल देव खंब कहा जाता है। तो यहाँ क्या होता है? तो यहाँ पागल देव खंब में ऐसा एक खंबा होता है जिसमें ऐसे ऐसे नीचे से लेकर ऊपर की तरफ कुछ आटे जैसी संरचना होती है। और यहाँ जो गुनिया है वो भगवान जिसमें आते हैं, देवी देवता का रूप उसको धारण किया जाता है और वो लोगों का तंत्र मंत्र से उपचार करता है। तो पागल देव खंब या साकर देव खंब का संबंध किस जनजाति से है? गौंड जनजाति से है। ये अच्छे से आपको याद रखना है। ये मैं साथ में एक चित्र क्यों लगाते जा रहा हूँ? ताकि आपको ये बता सकूं कि ये मैंने अपने मन से इंपॉर्टेंट नहीं बता दिया, ये मध्य प्रदेश शासन ने इन चीजों का प्रचार किया है, इसलिए ये खूब इंपॉर्टेंट है। गणगौर उत्सव, अब आप लोगों को कमेंट करना है। देखो गणगौर उत्सव कहाँ लगता है? तो गणगौर उत्सव जो है या गणगौर जो त्योहार है वो निमाड़ क्षेत्र में लगता है। लेकिन मैंने अपनी क्लास में आप लोगों को स्पेशली पढ़ाया हुआ है कि गणगौर मेला कहाँ पे लगता है। वो 3 जगह पर लगता है। वो आप लोग बताएंगे कि गणगौर मेला कहाँ पर लगता है। 2 जगह लगता है, सॉरी 3 नहीं बोल दिया मैंने। गणगौर मेला 9 दिन तक नवरात्रि या चैत्र दशमी के से नवरात्रि के समय पे लगता है। यह निमाड़ी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और यहाँ विशेष रूप से याद रखना रथ दौड़ाने की परंपरा होती है। अब ये गणगौर जो उत्सव है इसमें होता क्या है? रथों की सवारी और नृत्य उत्सव के रूप में इसको मनाया जाता है और ये निमाड़ की एक विशेष पारंपरिक जो है परंपरा के रूप में जाना जाता है। तो आप लोगों को याद रखना है कि श्योपुर में लगता है मेला। अगर आपसे पूछा जाए गणगौर मेला कहाँ लगता है, तो गणगौर मेला लगता है श्योपुर में। और एक और जगह लगता है वो भी बता दो। तो गणगौर मेला पूछे तो श्योपुर है, गणगौर उत्सव पूछे तो निमाड़ है और इसमें रथ दौड़ाने की परंपरा है। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा था कि किस अंचल में रथ दौड़ाने से संबंधित एक विशेष त्योहार मनाया जाता है, तो वो निमाड़ में गणगौर उत्सव होता है, याद रखना। और आगे बढ़ते हैं, महाबोधि उत्सव मध्य प्रदेश में कहाँ मनाया गया? तो मध्य प्रदेश में जो सांची जिला है वो बुद्ध जो धर्म है उसकी एक पवित्र स्थली माना जाता है। तो सांची में महाबोधि उत्सव हमने मनाया। ये मध्य प्रदेश शासन का एक चित्र है जहां लिखा हुआ है, उन्होंने प्रचार करने के लिए लोगों को आमंत्रित करने के लिए इस पोस्टर का उपयोग किया था। आगे चलते हैं, कर्मा नृत्य। कर्मा नृत्य किस जनजाति से संबंधित है भैया? तो कर्मा नृत्य जो है वो बेगा जनजाति से संबंधित है। कर्म करते जाओ और बेग में डालते जाओ, हमें ये अपने दिमाग में सेट करना है। अब कर्मा नृत्य जो है उसमें एक विशेष पॉइंट आपको याद रखना है, ये आप अपने दिमाग में रखिएगा कि करम वृक्ष की पूजा करते हैं ये लोग। कब क्या करते हैं? करम वृक्ष की पूजा करते हैं। कब मनाया जाता है? तो जब खेत में नई फसल आती है, नई फसल पक जाती है, तो नई फसल पकने के लिए जो उत्सव मनाया जाता है उसे ही कर्मा उत्सव के रूप में जाना जाता है। बाकी सब सामान्य है। यहाँ पर एक विशेष गीत गाया जाता है जिसे रागिनी गीत कहते हैं। तो रागिनी गीत जो है, अब देखो यहाँ कंफ्यूजन है। रागिनी नृत्य पूछे तो वो सहरिया जनजाति है और रागिनी गीत पूछे तो रागिनी जो है, रागिनी क्या है? झूमर, लुगड़ा, लहंगी और ढाडा ये कपड़े हैं। एक विशेष प्रकार का गीत है जो इस समय एक महिला द्वारा पहन करके किया जाता है बेगा जनजाति की कर्मा नृत्य के बीच में।
तो वो अपने को जोड़ लेना है, कनेक्टिंग रहे हमारे दिमाग में। आगे बढ़ते हैं, कालिदास समारोह पर आते हैं। कालिदास समारोह कहाँ आयोजित होता है भैया? उज्जैन में आयोजित होता है। कालिदास समारोह 1980 से आयोजित होना शुरू हुआ और 2024 में हमने जो कालिदास समारोह मनाया वो 66वां कालिदास समारोह था। कौन सा कालिदास समारोह था? 66वां। ये कालिदास कौन थे? तो मध्य प्रदेश के प्राचीन साहित्यकार हैं, जो इतिहासकार हैं, साहित्यकार हैं, रचनाकार हैं, लेखक हैं, जिन्हें मध्य प्रदेश या भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। याद रखना, इस बार भट्टाभट्ट रघुपति भट्ट को जो है वो कालिदास सम्मान मिला 2024 का। अपने दिमाग में ये सेव कर लेना है कि काला था तो लोगों ने भाटे भाटे मारा उसको, तो भाटा भाटे मारा काले को, तो कालिदास सम्मान भाटे को मिला, मतलब भट्ट को मिला, रघुपति भट्ट। आगे बढ़ते हैं, निमाड़ उत्सव या लोक माता अहिल्याबाई उत्सव। बहुत अच्छे से याद रखें, निमाड़ उत्सव कहाँ मनाया जाएगा? तो निमाड़ उत्सव जो है वो सामान्यतः 3 जगह मनाया जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश शासन ने इस बार इसे महेश्वर में आयोजित किया गया। कहाँ पर? अहिल्या घाट पर आयोजित किया इसे। कहाँ किया? अहिल्या घाट पर। और अहिल्या घाट किसने बनाया था? अहिल्या देवी ने बनाया था, जो होलकर वंश से संबंधित है। महेश्वर में किया गया और यहाँ एक पुरस्कार दिया गया। किसे दिया गया? गीता त्यागी को। कौन सा पुरस्कार? अहिल्या सम्मान। किसे दिया गया? त्यागी को। तो जो व्यक्ति त्यागी होता है उसे ही तो अहिल्या के समान माना जाएगा, तो त्यागी को मिला अहिल्या सम्मान। ये अपने दिमाग में सेट कर ले। इस बार 300वें जन्मदिन था किसका? अहिल्याबाई का, इसलिए अहिल्याबाई स्पेशल पॉइंट है, याद रखना है हमें, अपने दिमाग में सेट करके रखना है। आगे बढ़ जाते हैं, बाना। अभी मैंने आपको कहा था एक जगह हमने पढ़ा बागा और बाना। तो बाना जो है वो काठी नृत्य में एक प्रकार के कपड़े थे, और अगर ये बाना पूछ लिया जाए आपसे और बाना पूछे तो ये गौंड जनजाति में एक वाद्य यंत्र होता है। क्या होता है? एक वाद्य यंत्र होता है बाना। गौंड समुदाय के जीवन से जुड़ा हुआ साज वृक्ष या साजा वृक्ष या बड़े देवता को प्रसन्न करने के लिए गौंड जनजाति के लोग एक विशेष वाद्य यंत्र को बजाते हैं, जो कि साल वृक्ष की लकड़ी से बनाया जाता है। इसे हम अद्वितीय गौंड सांस्कृतिक धरोहर के रूप में पूछते हैं। इस बार जोड़ा गया तो कुछ विशेष गौंड कलाकारों ने बाना की प्रस्तुति हमारे मध्य प्रदेश उत्सव के समय दी थी, इसलिए ये मैं आप सबको पढ़ा रहा हूँ। बाना क्या है? गौंड जनजाति द्वारा बजाया जाने वाला एक विशेष वाद्य यंत्र। आपको ये याद रखना है। बाना निमाड़ में काठी उत्सव मनाने के टाइम पर काठी उत्सव के समय पहने जाने वाला एक वस्त्र भी है और ये वाद्य यंत्र भी है। एक है गुदुम बाजा, गुदुम बाजा नृत्य। अब ये क्या लोचा है भैया? गुदुम बाजा, तो ग से गुदु, ग से ग और ग से गौंड। गुदुम बाजा किससे संबंधित है? गौंड जनजाति से संबंधित है। गुदुम बाजा किस जनजाति का है भैया? तो गौंड की एक उपजाति होती है ढूलिया। क्या नाम जाति का है? ढूलिया एक उपजाति है किसकी? गौंडों की। तो गौंडों की एक उपजाति है ढूलिया। अब यहाँ से एक प्रश्न बन जाता है, ढूलिया किसकी उप जनजाति है? तो ढूलिया जो है वो गौंड की एक उपजाति है। गुदुम बाजा नृत्य किस जनजाति से है? तो गौंड से भी संबंधित है और ढूलिया से भी संबंधित है। ढूलिया जनजाति के कलाकार गुदुम, डफ, मंजरा और शहनाई और टिमकी जैसे पारंपरिक वाद्य यंत्रों पर इस त्योहार को मांगलिक अवसर मतलब विवाह पर करते हैं। अपने दिमाग में सेट कर लेना, बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला, नंदन प्रिंट को हम सब लोग जानते हैं। नंदन प्रिंट किस जनजाति से संबंधित है? भील जनजाति से संबंधित है। किस जनजाति से संबंधित है? नंदन प्रिंट भील जनजाति से संबंधित है, जो कि नीमच में ब्लॉक प्रिंटिंग के नाम से जानी जाती है। ब्लॉक प्रिंटिंग या छापा प्रिंटिंग, ब्लॉक प्रिंटिंग या छापा प्रिंटिंग के नाम से इसे जाना जाता है। किस प्रकार के कपड़ों पर इसे किया जाता है? तो इसे सूती वस्त्रों पर किया जाता है। इसकी क्या प्रसिद्धि है? तो इसमें मोम प्रतिरोध का उपयोग किया जाता है। किसका? मोम प्रतिरोध का
प्लस इंडिगो पेंट का, इंडिगो वेट का प्रयोग किया जाता है। तो ये इसकी दो प्रमुख विशेषताएं हैं। और जो भील जनजाति की महिलाएं हैं वो इसमें विशेष प्रकार की कुछ पत्तियां, फूल आदि परंपरागत परिधान जो है वो पहनती है, उससे छपे हुए कुछ परंपरागत परिधान पहनती हैं। अपने दिमाग में लाइन से इसे सेट कर लेना। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। बैतूल का मैंने आपको बता दिया, हमारा ताप्ती उत्सव, कौन सा उत्सव? ताप्ती उत्सव। उस ताप्ती उत्सव में सब लोगों को पता चल गया कि ये मुल्ताई में मनाया गया, लेकिन यहाँ सरकार ने कुछ प्रदर्शनियां आयोजित की, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। डे 1 पे उन्होंने 3 प्रदर्शनी आयोजित की थी। पहली थी ढोकरा क्राफ्ट। तो ढोकरा क्राफ्ट का संबंध किस जगह से है? तो बैतूल से है। तीसरा है रुक्मणी बालाजी टेम्पल। अब ये याद रखना, रुक्मणी बालाजी टेम्पल कहां पर है? रुक्मणी बालाजी टेम्पल या मंदिर जो है वो भी बैतूल में है। तीसरा है ताप्ती घाट। तो ताप्ती घाट कहां पर है? ताप्ती घाट जो है वो मुल्ताई में है। ये 3 पॉइंट पहले दिन के थे प्रदर्शनी में, और दूसरे दिन में थे नर्मदापुरम डिस्कवर आर्ट, जिसे बांबू क्राफ्ट कहा जाता है। तो बांस शिल्प के लिए कौन सी जगह फेमस है? तो बांस शिल्प के लिए बैतूल फेमस है, जिसे मुल्ताई का जो ताप्ती उत्सव है उसमें सरकार ने प्रेजेंट किया था। और सेठानी घाट कहां पर है? तो सेठानी घाट जो है वो भी बैतूल के मुल्ताई में है, बैतूल में है, ये याद रख लेना। ये 4-5 छोटी छोटी सी बातें मुझे आपके सामने रखनी थी, इसलिए इसे फिर से मैंने रिवाइज किया। आगे बढ़ते हैं, बरेदी नृत्य। बरेदी नृत्य कहाँ किया जाता है? तो देखो, ब से होता है बरेदी और ब से होता है बुंदेलखंड। तो बुंदेलखंड में किया जाता है बरदी या बरेदी नृत्य किया जाता है। कब किया जाता है? तो दीपावली के अवसर पर, दिवाली के अवसर पर किया जाता है। ये याद रखना, बरेदी नृत्य बुंदेलखंड का है और 8-10 युवक तीव्र गति से इस नृत्य को करते हैं। एक व्यक्ति दिवाली लोक कविताएं गाता है। और यहाँ नया प्रश्न बन रहा है कि दिवाली कविताएं या दिवाली लोक कविताएं किस क्षेत्र से संबंधित हैं? बुंदेलखंड से संबंधित है। दिवाली में जब गोवर्धन पूजा होती है तो उस समय हर गली हर चौराहे में आपको बुंदेलखंड में ये दिवाली या दिवाली बनाते हुए, दिवाली गाते हुए और बरेदी नृत्य करते हुए लोग दिखाई दे जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट था मेरे हिसाब से, इसको रट करके आप लोग रख लेना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चल जाते हैं। हिरनोटी द्वीप। हिरनोटी द्वीप किस जनजाति द्वारा बनाए जाते हैं? किस जनजाति द्वारा बनाए जाते हैं? तो अपनी गोंड जनजाति की एक उपजाति है, गोंड की एक उपजाति है। कौन सी? अगरिया। तो अंगारिया जो जनजाति है, अगरिया जो जनजाति है वो हिरनोटी द्वीप बनाती है। मध्य प्रदेश सरकार ने इनके संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए इस तरीके से इनका प्रेजेंटेशन किया था। ये गोंड जनजाति की उपजाति हिरनोटी है, जो कि हिरनोटी द्वीप बनाती है और इनको बेचती है। इस बार भोपाल का जो जनजातीय संग्रहालय उसमें इसे बड़ा सा रूप देकर प्रेजेंट किया गया, जो बहुत इंपॉर्टेंट था। आगे बढ़ते हैं, सुपारी कला। सुपारी कला किस जिले की प्रसिद्ध है भैया? तो रीवा जिले की प्रसिद्ध है। आपको याद रखना है, रीवा जिले में, रीवा शहर की सुपारी कला बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। अब यहाँ स्पेशल जो पॉइंट है वो है कुंदेर परिवार। जैसे महेश्वर में एक विशेष समाज के लोग साड़ियां बनाते हैं, वैसे रीवा जिले में एक विशेष परिवार के लोग सुपारी पर गणेश जी की प्रतिमा, खिलौने आदि चीजें बनाते हैं। वो परिवार है कुंदेर परिवार। तो कुंदेर परिवार जो है वो आपको याद रखना है। कुंदेर परिवार किस जिले से संबंधित है? रीवा जिले से। किस कला से संबंधित है? तो सुपारी कला से संबंधित है। ये हमें अपने दिमाग में सेट करना है। अगला है बधाई नृत्य। तो बधाई नृत्य बुंदेलखंड से संबंधित है। ये हर समय किया जाता है, जन्म, विवाह आदि आदि समय पर। यहाँ पर मनोती पूरी होने वाला कॉन्सेप्ट पालन किया जाता है।
ढपली, टिंकी, रमतुला, ये याद रखना है, एक शब्द यहाँ से सीखो। रमतुला किस क्षेत्र में बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है? तो रमतुला जो है वो बुंदेलखंड में बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। और इस बधाई नृत्य में स्त्री और पुरुष दोनों ही भाग लेते हैं, ये भी अपनी तरफ से आप याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं। उत्थान महोत्सव किससे संबंधित है, कहां पर आयोजित किया गया? उत्थान जो है वो भोपाल में आयोजित किया गया एक महोत्सव था, जिसका उद्देश्य था जो मूल रूप से विलुप्त जनजातीय, विलुप्त लोक कलाएं हैं, जनजातीय कलाएं हैं, उनका मध्य प्रदेश के स्तर पर प्रदर्शन करना। उत्थान क्या था? उत्थान याद रखना, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जनजाति की ऐसी कला जो कि विलुप्त होती जा रही है, तो विलुप्त होती जा रही जनजातीय कलाओं को बढ़ावा देने के लिए, उनके विकास के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भोपाल जिले में एक आयोजन किया गया, जिसे हम उत्थान महोत्सव कहते हैं। बहुत अच्छे से इसे दिमाग में सेट कर लेना। आगे बढ़ते हैं। थाप्ती नृत्य, थाप्ती नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो थाप्ती नृत्य जो है वो कोरकू जनजाति से संबंधित है। ये तो पॉइंट सबको याद रह जाता है। आगे बढ़ते इसमें याद रखने की बात क्या है? तो ये चांदनी रातों में किया जाता है। कब किया जाता है? चांदनी रात में स्त्री और पुरुष मिल करके इस नृत्य को करते हैं। इसमें एक विशेष पॉइंट है, चितकोरा नामक वाद्य यंत्र का उपयोग जो है वो इस जनजाति द्वारा किया जाता है। तो ये पूरी हमारे दिमाग में सेटिंग रहे। थाप्ती नृत्य कोरकू जनजाति से संबंधित है और चितकोरा वाद्य यंत्र का उपयोग करती है। मटकी नाच कहाँ पर किया जाता है? तो मटकी नाच जो है वो मालवा में किया जाता है। कोई बहुत विशेष बात नहीं है, लेकिन ढोल और ढोलक की मदद से किया जाता है। तो इस बार ढोलक को जो है वो मध्य प्रदेश शासन द्वारा विशेष स्थान दिया गया, उसकी विशेष प्रस्तुतियां की गई, इसलिए मैं ये पॉइंट आपके सामने रख रहा हूं। और आगे बढ़ते हैं। हमें याद रखना, देश का पहला क्राफ्ट हैंडलूम टूरिज्म विलेज किसे बनाया गया? तो जो प्राणपुरा नाम का गांव है उसे हमने, प्राणपुरा कहां पर है ये आप याद रखेंगे, अशोकनगर जिले में। कहां पर है? अशोकनगर जिले के प्राणपुरा को पहला क्राफ्ट हैंडलूम टूरिज्म गांव घोषित किया गया है। आपको याद रखना है। चंदेरी इसका आंसर हो जाएगा। ये अपने दिमाग में सेट करो कि जो बुनकर होते हैं, जो छोटे हथकरघा वाले व्यापारी होते हैं, उनके प्रोडक्ट्स का विक्रय यहाँ पर किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। नर्मदा महोत्सव, अब ये आपके लिए प्रश्न है। मैंने तो बता दिया कि ये जबलपुर में किया जाता है। आपको आंसर करना है कि नर्मदा उत्सव 3 जगह किया जाता है। पहला जबलपुर था, जिसमें नर्मदा घाट पर नर्मदा उत्सव मनाया जाता है। 2 और स्थान कौन से हैं जहां नर्मदा उत्सव मनाया जाता है? इसके अलावा चौथा स्थान मैं आपको और बताऊंगा, और वो स्थान है खंडवा। तो खंडवा में भी नर्मदा उत्सव मनाया जाता है, लेकिन नर्मदा नदी के किनारे बसे हुए 2 और नगर हैं जहां नर्मदा उत्सव मनाया जाता है। वो कौन सी जगह है वो आपको बतानी है, या आप आंसर करेंगे इसको। आगे बढ़ जाते हैं। राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान, तो किशोर कुमार ने मध्य प्रदेश के किस जिले में रहकर काम किया भैया? तो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के लिए प्रसिद्ध है। खंडवा जिले में किशोर कुमार सम्मान जो है वो आयोजित किया जाता है। किशोर कुमार सम्मान 2024 का जो है वो किसे मिला? तो 2024 का किशोर कुमार सम्मान 2025 में, सॉरी अक्टूबर में जब ये आयोजित किया गया, तो जो फिल्मकार है, प्रोड्यूसर है राजकुमार हिरानी, जिन्होंने 3 इडियट मूवी बनाई थी, राजकुमार हिरानी को जो है ये किशोर कुमार सम्मान दिया गया। तो राजकुमार, किशोर कुमार और राजकुमार, इनको जोड़ लेना, राजकुमार से किशोर कुमार, हिरानी हो गया। याद हो गया? हिरानी ना हो इस बात में। अगला, लिल्लाई कोठी, ये क्या प्रोडक्ट होता है भैया? तो इस बार जनजातीय संग्रहालय में मिट्टी से एक कोठी बनाई गई, जिसमें गोंड जनजाति अपने गेहूं या जो फसलें हैं वो, भूसी या जो धान होता है उसको, और जो पशु के लिए चारा होता है
तो भूसा, बांस और मिट्टी, इन तीनों से बनाती है एक प्रकार की कोठी, जिसमें अनाज रखने या भूसा भरने का काम किया जाता है गौंड जनजाति द्वारा। तो ये शब्द याद रखना कि लिल्लाली कोठी का संबंध किस जनजाति द्वारा से है, तो वो गौंड जनजाति से है। इस पे आपको कुछ चित्र बने हुए दिख रहे हैं जो गौंड जनजाति की महिलाएं करती है, और इसे ही गौंड चित्रकला कहा जाता है। इस कोठी पर आपको एक गाय का मुंह बना हुआ दिख रहा है, यहाँ एक छोटा सा बंदर दिख रहा है, यहाँ एक मुर्गी दिख रही है। ये लिल्लाली कोठी है जो गौंड जनजाति द्वारा बनाई जाती है। और आगे बढ़ते हैं, उस्ताद अलाउद्दीन खान, इनका 50वां जो है, 50वां जो समारोह है या 50वां महोत्सव जो है वो समारोह आयोजित किया गया। ये कहाँ हुआ, तो मेहर को हम किस नाम से जानते हैं, मेहर को हम संगीत नगरी के नाम से जानते हैं, संगीत नगरी मेहर के नाम से। और वहीं पर मेहर बैंड हुआ करता था जिसे अलाउद्दीन खान द्वारा बनाया गया। अलाउद्दीन खान क्या बजाते हैं, तो ये इनके हाथ में आपको कुछ दिख रहा है, ये आपको कमेंट करके बताना है कि अलाउद्दीन खान किस चीज को बजाते थे। अब आपको ये भी याद रखना है कि गुरु शिष्य परंपरा पर एक गुरुकुल कहाँ खोला गया है जो अलाउद्दीन खान की परंपरा को आगे बढ़ाएगा। ये आपसे 2-3 प्रश्न हैं जो पूछे जा रहे हैं। ये क्या बजाते थे, आपको ये आंसर करना है। ये क्या बजाते थे, सरद, चलो 2-3 आइटम बजाते थे, उसमें मूल जो आंसर है वो अभी तक मुझे नहीं मिला, चलो अब मिल गया है। ये सरोद बजाते थे, सरोद वादक अलाउद्दीन खान जो है वो आपको याद रखने हैं। गौंड चित्रकला, ये क्या है भैया, गौंड चित्रकला को ही हम पाटनगढ़ चित्रकला भी कहते हैं। देखो डिंडोरी नाम का जो जिला है उसमें एक क्षेत्र है जिसे हम पाटनगढ़ कहते हैं। तो पाटनगढ़ के जो गौंड जनजाति के लोग हैं वो एक विशेष प्रकार की चित्रकारी करते हैं जिसमें उनके देवी देवताओं के चित्र होते हैं, और इसे ही हम पाटनगढ़ चित्रकला या गौंड चित्रकला के नाम से जानते हैं। इसमें देवी देवताओं के चित्र को प्रमुखता दी जाती है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, आपको कवि प्रदीप, क्वेश्चन पूछा गया बूझो तो जाने में, महान कवि प्रदीप जी का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ, उज्जैन जिले में हुआ है इनका जन्म। ये महान कवि रहे और कवि प्रदीप सम्मान भी जो है वो इन्हीं के नाम पर दिया जाता है। प्रदीप सम्मान किसे दिया गया 2024 का, तो याद रखना गुरु से याद रख लेना, प्रदीप क्या है, गुरु है ना। सक्सेना, गुरु सक्सेना को दिया गया 2024 का कवि प्रदीप सम्मान, ये हमें नोट करके रखना है। इनका एक गीत याद रखना, ए मेरे वतन के लोगों, ये महत्वपूर्ण गीत है जो इन्होंने लिखा। 4-5 आप किताबों के नाम चाहो तो बता सकते हो, मैं अगले पॉइंट पे चले आता हूँ। आपको ब्लैक कलर के काले पत्थर से बनी हुई एक मूर्ति दिखाई दे रही होगी, इसे कहते हैं टटल देवी। क्या कहते हैं, टटल देवी। टटल देवी किस जनजाति से संबंधित है, टटल देवी जो है वो भील जनजाति से संबंधित है ना। तो बिल जब हमारे सामने आता है, भील को मैं बोल रहा हूं अभी थोड़ी देर के लिए बिल, तो हम अपना जेब टटोलने लगते हैं, तो टटोलने लगते हैं बिल आने पर, तो बिल आने पर जेब टटोलते हैं। तो टटल देवी जो है भील समुदाय की है, हाथ पैर जोड़ने वाली देवी जो है मानते हैं इसको। जो जैसे जनजातियों में मान्यता है कि अगर किसी का हाथ टूट गया, पांव टूट गया, कुछ टूट काट गया शरीर में, तो कौन से देवी देवता की पूजा करने से हाथ पांव जुड़ जाएंगे, वो है टटल देवी। याद रखना, ये टटल देवी जो है वो हर गांव में प्रार्थना स्थल या एक उठले के रूप में बनाई जाती है नीम के पेड़ के नीचे। लेकिन यहाँ कुछ झाबुआ राजपुर में एक विशेष पेड़ होता है, उस पेड़ का नाम भी याद रखना, रेस्कुल पेड़। रेस्कुल का जो पेड़ है, रेस्कुल का जो पेड़ है उसके नीचे एक छोटे से चबूतरे में टटल देवी की पूजा करते हैं। तो टटल देवी का संबंध किस जनजाति से है, भील जनजाति से है, याद रख लेना। लता मंगेशकर सम्मान, लता मंगेशकर को कौन नहीं जानता भैया, सब जानते हैं। लता मंगेशकर सम्मान कहाँ आयोजित किया जाता है,
तो क्योंकि ये इंदौर की निवासी थी इसलिए इंदौर में लता सम्मान या मंगेशकर सम्मान आयोजित किया जाता है। और 2024 में लता दीनानाथ मंगेशकर सम्मान 3 लोगों को मिला। पहला मिला अमिताभ बच्चन को, अनुराधा पौडवाल और रणदीप हुड्डा। इन 3 लोगों को ये लता मंगेशकर सम्मान दिया गया। हमें रट करके रखना है, अच्छे से इस पॉइंट को रट लो। गीतकार जावेद अख्तर का जन्म मध्य प्रदेश के किस शहर में हुआ? बूझो तो जाने में पूछा था कि मशहूर शायर जो हैं जावेद अख्तर का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? आप याद रखेंगे कि जावेद अख्तर का संबंध जो है वो ग्वालियर जिले से है। भारत सरकार ने इन्हें 2007 में कब दिया था? 2007 में पद्म भूषण दिया था, पद्म भूषण से सम्मानित किया था। फिर 2004 में इनको किशोर कुमार सम्मान दिया गया और 2020 में इनको रिचर्ड डिक्सन अवार्ड दिया गया। ये 3 अवार्ड इनको दिया गया, अच्छे से हमें याद रहे। और आगे बढ़ जाते हैं, जनजातीय लोक और गलबापची, ये पॉइंट याद रखना। गलबापची या गलबापची उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो भील जनजाति में जब किसी व्यक्ति की मनोकामना पूरी हो जाती है तो गल देवता को या इन्हें ही कहा जाता है गलबापची, है ना। गलबापची या गलबापची देवता के रूप में पूजता है, बलि चढ़ाकर इनकी पूजा की जाती है। तो ये कहाँ मनाया जाता है? तो जहाँ भील जनजाति रहती है सब जगह मनाया जाता है। भील जनजाति से संबंधित है गलबापची उत्सव और मनोकामना पूर्ण होने पर मनौती मांगने की। और ये किस देवता के अवतार माने जाते हैं? तो ये नरसिंह देवता है। जो हिंदू धर्म के विष्णु भगवान है उनके नरसिंह अवतार से इनकी तुलना करके इनकी पूजा की जाती है भील जनजाति द्वारा। आगे बढ़ते हैं, एक और पॉइंट है, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले किस लोकप्रिय कला के लिए प्रसिद्ध है? आप लोग बताइए किस लोकप्रिय कला के लिए प्रसिद्ध है? तो छतरपुर जो है वो टेराकोटा कला के लिए प्रसिद्ध है। तो छत पर हम क्या सुखा देंगे? छतरपुर, है ना। छत पर हम क्या सुखा देंगे? तो टेराकोट जो है वो हम छत पर सुखा देंगे। टेराकोटा कला से संबंधित है छतरपुर। और ये दिख रहे हैं आपको कुछ चीज बनी हुई। शिल्पकार मिट्टी से आकर्षक वस्तुएं बनाते हैं। ये मिट्टी का बना हुआ है लालटेन है जो कि एक बहुत निपुण कलाकार द्वारा टेराकोटा कला के माध्यम से बनाया गया है। इसे ही टेराकोटा कला कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, गातला। भील जनजाति में जब भी कोई व्यक्ति मर जाता है, भील जनजाति में कोई व्यक्ति मर जाता है तो उस मरे हुए व्यक्ति का या तो गाता या गातला बनाया जाता है। गाता या गातला क्या होता है? तो ये इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। जैसे मुस्लिमों में किसी व्यक्ति की मृत्यु पर उसकी कब्र बनाई जाती है और ऊपर एक बोर्ड लगाया जाता है ना, तो उस पॉइंट पर या उस जगह पर भील जनजाति में ऐसा गातला बनाने की परंपरा है। उस व्यक्ति को ऐसा फोटो बनाकर उसके हाथ में तलवार, बंदूक या कुछ विशेष विशेषताएं उसके साथ जोड़ करके गातला जो है वो बनाते हैं। गातला परंपरा किस जनजाति की है? भील जनजाति की है। मरे हुए व्यक्ति की विशेषताओं को उकेरते हुए इसे बनाया जाता है। सर प्लीज क्लियर कर दीजिए, सर ने इससे पहले चित्रा बताया था, क्या बताया था? क्षेत्रा कला। बेटा यहाँ आपको इस पॉइंट में कंफ्यूजन है। छतरपुर जिले में टेराकोटा, दरी शिल्प, ब्लॉक प्रिंट और बेल मेटल, ये मैंने आपके सामने जो कागज रखा है वहां पर आपको एक सील लगी हुई दिखाई दे रही है जो मध्य प्रदेश शासन की है। यहाँ पर लिखा हुआ है बूझो तो जाने, और यहाँ डिटेल दी हुई है। वो 4 में वो ऑप्शन ही नहीं है जो आपने पूछा, तो फिर ऑब्वियसली वो आंसर सही है जो मैं बता रहा हूँ। तो ठीक है, आगे बढ़ो। मध्य प्रदेश का टीकमगढ़ जिला किस शिल्प के लिए प्रसिद्ध है? तो टीकमगढ़ जिला जो है वो धातु मतलब मेटल जो होते हैं ना, मेटल की एक कला होती है जिसे बेल मेटल कला कहते हैं। तो बेल मेटल कला के लिए प्रसिद्ध है टीकमगढ़। क्या प्रसिद्ध है? यहाँ धातु के बर्तन और सजावटी वस्तुएं बनाई जाती हैं। बहुत खास बातें जो मुझे लग रही थी वही मैं आपके सामने बता रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, गौंड जनजाति का सरंग नसेनी।
ये सरंग नसेनी शब्द जनजाति का शब्द है, हिंदी भाषा में इसे मैं बोलूंगा तो आंसर हो जाएगा स्वर्ग निसन्नी, है ना। स्वर्ग तक जाने वाली सीढ़ी नसेनी किस जनजाति द्वारा बना करके पूजी जाती है? तो स्वर्ग नसेनी जो है वो गौंड जनजाति की एक परंपरा है, जिसमें गौंड जनजाति के लोग स्वर्ग पर जाने के लिए या स्वर्ग के जाने वाले रास्ते के प्रतीक के रूप में स्वर्ग निसेनी परंपरा जो है उसका पालन करते हैं। और इस जनजाति के समुदाय स्वर्ग ले निसन्नी दिख रही है आपको, इस स्वर्ग निसन्नी के माध्यम से पूजा पाठ करके भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें स्वर्ग मिले। तो स्वर्ग निसन्नी परंपरा किस जनजाति से संबंधित है? वो गौंड जनजाति से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, शरद जोशी का जन्म मध्य प्रदेश के किस शहर में हुआ था? शरद जोशी का संबंध किस शहर में हुआ था? ये प्रश्न आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं। शरद जोशी का संबंध किस जिले में हुआ है, ये आपको आंसर करके बताना है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में शरद जोशी सम्मान जो है वो शरद जोशी का जन्म हुआ। अब शरद जोशी के बारे में आगे बात करूंगा, बीच में कुछ पॉइंट बता देता हूँ। बाबदेव शब्द का संबंध किस जनजाति के देवता से है? तो भील जनजाति के एक देवता होते हैं जिनको बाबदेव कहा जाता है। यहाँ कहीं कहीं पर मालिया बाबदेव शब्द भी मिलेगा। तो मालिया बाबदेव या बाबदेव किस जनजाति के भगवान है? भील जनजाति के। भील जनजाति की उस परंपरा के बारे में हम बात कर रहे हैं। इसमें लोग बाबदेव जी की आराधना करते हैं और उनके सभी कार्य निर्बाध रूप से संपन्न हो इसलिए एक साथ पूजते और भेंट करते हैं। तो हर गांव में जैसे शीतला माता पूजन होता है, वैसे जनजाति में भील जनजाति के लोग मालिया बाबदेव अर्थात बाबदेव की पूजा करते हैं। तो बाबदेव किस जनजाति में पूजनीय देवता है? भील जनजाति के। आंसर याद रखना। और आगे पॉइंट पे चलते हैं। बूझो तो जाने में पूछा, जरी जरदोजी मध्य प्रदेश के किस शहर के लिए प्रसिद्ध है? तो जरी जरदोजी हमें याद रखने की जरूरत नहीं है। भोपाल में जरी जरदोजी जो कपड़ा होता है उसके कोने पर तांबे के तार द्वारा कुछ विशेष जो है जड़ी की जाती है, जिसे जरी जरदोजी कहते हैं। और बीच में सोने चांदी और ऐसे नग लगा करके उसे बहुत खूबसूरत बनाने की कोशिश की जाती है। तो जरी जरदोजी जो है वो भोपाल की प्रसिद्ध है। स्नेही, ये स्नेही क्या है? सनेही एक लकड़ी का खंबा है। सनेही क्या है? एक लकड़ी का खंबा। कौल जनजाति में, किस जनजाति में? कौल जनजाति में। तो हम किसे स्नेह करते हैं? जो हमें रोज कॉल करता है। तो स्नेही जनजाति में कौल परंपरा या कौल जनजाति में स्नेही परंपरा पाई जाती है। स्नेही स्तंभ या एक डंडा जो कौल समुदाय द्वारा अति मन भावन प्रकार से बनाए जाते हैं, मृतकों के प्रति सम्मान का प्रतीक होते हैं। प्रत्येक स्नेही स्तंभ का अपना विशेष महत्व होता है और इनके पूर्वजों के लिए अगाध प्रेम की अभिव्यक्ति इस जनजाति द्वारा कौल जनजाति स्नेही स्तंभ के रूप में करती है। इसे कहीं गाड़ा नहीं जाता, ये घर में ही रखा जाता है। और अलग अलग जो त्योहार होते हैं उन पर इस खंबे की पूजा की जाती है, जिसे स्नेही स्तंभ कहते हैं। याद रख लेना, कौल जनजाति का स्नेही स्तंभ। यहाँ मध्य प्रदेश सरकार का एक पोस्टर चिपका हुआ है जिसमें लिखा है कि मध्य प्रदेश जो प्रथम है किन किन चीजों में? तो मसाला उत्पादन में, धनिया उत्पादन में, लहसुन उत्पादन में और संतरा और टमाटर उत्पादन में हम प्रथम स्थान रखते हैं। और यहाँ लिखा हुआ है कि मिर्ची और प्याज उत्पादन में हम द्वितीय स्थान रखते हैं, ये यहाँ लिखा हुआ है। तो इस पोस्टर में जो बातें लिखी हुई मैं आपको रटवा देता हूँ। हम जब सब्जी डालते हैं मसाले में तो एक ही बार मसाला डालते हैं, 2 बार डालोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो मसाला एक बार डाला जाता है। तो मसाला उत्पादन में हमारा कौन सा स्थान है? 1। फिर धनिया, तो देखो जो धनी लोग होते हैं वो ज्यादा मसाले नहीं डालते, धनी लोग एक ही बार मसाला डालते हैं तो वो भी 1 ही स्थान हो जाएगा, है ना। सब्जी में एक ही बार लहसुन डाला जाता है,
संतरा जो है वो बहुत खट्टी होती है, इसलिए एक खा लो तो पेट ही भर जाता है, दांत ही खटखटा जाते हैं। और टमाटर भी सब्जी में अभी आप एक ही डाल देना, लेकिन सब्जी में 2 मिर्ची डाल दो तो मिर्ची उत्पादन में मध्य प्रदेश 2 स्थान पर हो जाएगा, और प्याज भी मध्य प्रदेश की सब्जी बनाने में 2 बार डाल दो तो प्याज उत्पादन में मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर हो जाएगा। याद करने के लिए छोटी सी बात कही। आगे आपको कुछ सम्मान बता रहा हूं मैं, रटने ही ये शायद मैंने करंट अफेयर्स में छोड़ दिए थे, इसलिए यहाँ कवर कर रहा हूँ। राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान किसे दिया गया? तो राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान 2023 जो है वो भारत भारतीय शिक्षा समिति बैतूल को दिया गया। तो देखो महात्मा गांधी सम्मान है ना, महात्मा गांधी सम्मान 2023 ही मिला, 24 तो मिला नहीं, 24 में मिला 23 का, है ना। तो शिक्षा के लिए बहुत, शिक्षा से ही आदमी महात्मा बन सकता है। तो महात्मा गांधी जो है वो महात्मा कैसे बने? शिक्षा से। तो शिक्षा भारती संस्थान या भारत भारती संस्थान बैतूल को है। शरद जोशी सम्मान किसे मिला? तो 2023 का शरद जोशी सम्मान तो शरद जो है वो भट्टाचार्य को मिला। कौन से भट्टाचार्य को? तो शरद ऋतु में सुबह जल्दी जल्दी हो जाती है, फटाफट हो जाती है, तो प्रभात, सुबह का मतलब होता है, सुबह को हम प्रभात भी कहते हैं, तो सुबह जल्दी जल्दी हो जाती है तो प्रभात भट्टाचार्य को ये पुरस्कार मिला। राष्ट्रीय कबीर सम्मान लीलाधर झगड़ू को मिला। किसे मिला? तो कबीर किसी से झगड़ा नहीं करते थे, लेकिन ये सम्मान झगड़ू को मिल गया। किसको मिल गया? लीलाधर झगड़ू को। लीला रख रख के झगड़ा करता है। अगला मैथिली शरण गुप्त। तो देखो मेथी जो है, ये मैथिली शरण गुप्त सम्मान नीरज माधव को मिला। किसे मिला? नीरज माधव को। तो जब मेथी खाते हैं तो हम पानी भी पीते हैं, तो मेथी और पानी इसको हिंदी भाषा में पर्यायवाची है नीरज, याद रह जाएगा। तुलसी सम्मान दिनेश को मिला, दिनेश कुमार को। तो तुलसी जो है ना, तुलसी मैं खुद हूँ, दिनेश कुमार को मिला तुलसी सम्मान। देवी अहिल्या सम्मान गीता त्यागी को मिला। देवी अहिल्या ने बहुत त्याग किया था, इसलिए त्यागी को मिल गया अहिल्या सम्मान। नानाजी देशमुख सम्मान ये सोपानम इंस्टीट्यूट ऑफ जो फार्मास्यूटिकल है उसको मिला तिरुवनंतपुरम वाले। तो नानाजी जो है वो तीरथ चले गए तो तिरुवनंतपुरम हो जाएगा। तो कुछ 5, 6, 7 छोटे छोटे से अवार्ड्स थे, वो मैंने आपको याद करा दिए। ये अच्छे से इंपॉर्टेंट आप याद कर लेना। आरती चित्तरी सही है। क्या बोल दिया भैया? क्या चित्तर सही है? चलो फालतू के पता नहीं क्या ही प्रश्न पूछ ले। तो तुम लोगों को जब पूरी तरह एक्सेस है कि तुम मुझसे व्यक्तिगत रूप से मैसेज करके प्रश्न पूछ सकते हो, तो भी पता है कि इस आदमी की गर्दन दुख रही है, फिर भी ये पढ़ा रहा है, जल्दी जल्दी वो निपटा करके कंप्लीट करना चाहता है ताकि पूरा पढ़ा दे, फिर भी 17 बार उसको डिस्टर्ब किया जाता है। क्यों यार बेटा, तुमको फालतू प्रश्न पूछना है तो मुझसे पूछ लेना, व्यक्तिगत मैसेज करके, फोन करके, यही पूछेंगे दुनिया भर के प्रश्न। एक सड़ा प्रश्न था उसको 3 बार पूछ चुके हो आप। चलो ये खत्म हुआ। आप सब लोग इन विशेष फैक्ट्स को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर देना। बेटा गर्दन दुख रही, मैं फिर भी खड़ा हूं, यहाँ पढ़ा रहा हूं, तो प्लीज इनको बहुत अच्छे से कवर कर लो। आप लोगों की एग्जाम के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं यहाँ खड़े होकर गर्मी में आपको ये पढ़ा रहा हूँ। सब लोग विशेष रूप से ध्यान देकर इस वीडियो को 2-3 बार देख लेना बेटा, और बहुत अच्छे से इसे रिवाइज कर लेना। चलिए मैं अब विदा लेता हूँ। धन्यवाद सभी का। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। इसे 2-3 बार देखकर इसमें जो बताए गए फैक्ट हैं इनको बहुत अच्छे से कवर कर लेना। दिमाग में हर एक फैक्ट छपा हुआ होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।